हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ जर्नल पेपर 1 के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें 10,720 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके यूजीसी नेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है शिक्षण अभिवृत्ति भाग 1। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए आज के टॉपिक हम शिक्षण अभिवृत्ति से आरंभ करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या पहला को देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, शिक्षण और अधिगम का सक्षम स्तर तथ्यात्मक सूचना संबंधपरकता को समझने, अवबोध हेतु सामान्यकरण के लिए और जीवन में उसके प्रयोग के अभिग्रहण पर आधारित है। कथन दूसरा, शिक्षण और अधिगम का विमर्शपूर्ण स्तर आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण कौशल और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित है। चलिए इनके ऑप्शन को देखते हैं। कथन ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी, कथन 1 और दूसरा दोनों गलत है। ऑप्शन सी, कथन दूसरा सही लेकिन कथन यहाँ पर पहला होगा लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन डी, कथन पहला गलत और लेकिन कथन दूसरा सही है। यहाँ पर उत्तर ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। शिक्षण और अधिगम का समझ स्तर तथ्यात्मक सूचना संबंधपरकता को समझने, अवबोध हेतु सामान्यकरण के लिए और जीवन में उसके प्रयोग के अधिग्रहण पर आधारित है। शिक्षक का कार्य शिक्षण है, जबकि छात्र का काम सीखना अधिगम है। शिक्षण और अधिगम का विमर्शपूर्ण स्तर आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण कौशल और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा को देखते हैं। अर्थ हेतु अध्ययन अधीन सब्जेक्ट के जीवन के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका फोकस होता है। ऑप्शन ए, संरचनावाद। ऑप्शन बी, व्यवहारिकवाद। ऑप्शन सी, समाज शास्त्र। ऑप्शन डी, दृश्य घटना विज्ञान। उत्तर ऑप्शन डी, दृश्य घटना विज्ञान। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अर्थ हेतु अध्ययन अधीन सब्जेक्ट के जीवन के विश्लेषण में दृश्य घटना विज्ञान का फोकस है। प्रश्न संख्या तीसरा, चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। मानव विज्ञान, संस्कृति, समाजशास्त्र, समाज, मनोविज्ञान, अभिप्रेरणा, प्रबंधन पद्धति। ऑप्शन बी। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं।
मानव विज्ञान, संस्कृति, समाजशास्त्र, समाज मनोविज्ञान, अभिप्रेरणा प्रबंधन पद्धति। प्रश्न संख्या चौथा, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण के विमर्श स्तर के विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए, विद्यार्थी तथ्य और सूचना को समझने के द्वारा सीखते हैं। बी, विषय को रटने के द्वारा सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं है। ऑप्शन सी, समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास। ऑप्शन डी, विद्यार्थी की मौलिक सोच और संरचनात्मक योग्यताएं। ऑप्शन ए, विद्यार्थी कड़े अनुशासन में रखे जाते हैं और रटने पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा वह पूछा जा रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं ऑप्शन डी में जो दिया गया है वह क्या क्या है। सी, समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास। डी, विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं। इसकी व्याख्या को देखते हैं। शिक्षण के विमर्श स्तर, चिंतन स्तर में शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी की ओर उच्चतम स्तर की विचारशीलता है। इस स्तर में मूल्य रूप से उन समस्याओं को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग शामिल है। इसमें पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत शिक्षण और सीखने के चिंतनशील स्तर को समर्थन प्रदान करता है। दूसरा, समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास करता है। तीसरा, इसके द्वारा विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताओं का विकास होता है। प्रश्न संख्या 5वां, शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण पर आधारित सामग्री के अर्थ को समझने की योग्यता को किस रूप में जानते हैं? ऑप्शन ए, ज्ञान। ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया करना। ऑप्शन सी, समझ। ऑप्शन डी, उपयोग। उत्तर ऑप्शन सी, समझ। शैक्षिक उपदेशों के वर्गीकरण पर आधारित सामग्री के अर्थ को समझने की योग्यता को समझ रूप में जानते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में मूल्यांकन, संश्लेषण। भावनात्मक पक्ष में चरित्र निर्माण, व्यवस्थापना। क्रियात्मक पक्ष में आदत निर्माण, स्वाभाविककरण। ज्ञानात्मक पक्ष में विश्लेषण, प्रयोग, बोध, इसे समझ भी कहते हैं, ज्ञान। भावात्मक पक्ष में प्रत्यक्षीकरण, अनुमूल्यन, अनुक्रिया, आग्रहण। क्रियात्मक पक्ष में समन्वय, नियंत्रण, कार्य करना, उद्दीपन। प्रश्न संख्या 6, वह आरेखन जो प्रत्ययों के बीच संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन ए, अपसारी विचरण, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन बी, संप्रत्यय मानचित्र, कंसेप्ट मैप। ऑप्शन सी, प्रसंगात्मक स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी। ऑप्शन डी, सम्मिलित अभिज्ञान, एम्बॉडीड क्रेगिशन। उत्तर ऑप्शन बी,
संपरितय मानचित्र कंसेप्ट मैप। इनकी व्याख्या को देखते हैं। अवधारणा नक्शा या वैचारिक आलेख अवधारणाओं के बीच सुझाव दिया संबंधों की एक चित्र द्वारा दर्शाता है या डिजाइनरों, इंजीनियरों, तकनीकों, लेखों और दूसरों को संगठित करने और संरचना ज्ञान का उपयोग करने वाले एक ग्राफिकल उपकरण है। एपिसोडिक मेमोरी प्रसंगात्मक स्मृति रोजमर्रा की घटनाओं की स्मृति है जिसे स्पष्ट रूप से कहा या जोड़ा जा सकता है या पिछले व्यक्तिगत अनुभवों का संग्रह है जो विशेष समय और स्थानों पर हुआ है। अपसारी विचरण डाइवर्जेंट थिंकिंग जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। सम्मिलित अभिज्ञान एक सन्निहित अनुभूति या सिद्धांत है जो अनुभूति की कई विशेषताएं चाहे वह मानव हो अन्यथा एक जीव के पूरे शरीर के पहलुओं से आकार लेती है। प्रश्न संख्या 7वां अधिगम के प्राथमिक नियम निम्नलिखित में से कौन से है? पहला व्यास का नियम, दूसरा आंशिक गतिविधि का नियम, तीसरा तत्परता का नियम, डी साहचर्य स्थानांतरण का नियम, ए प्रभाव का नियम। उत्तर ऑप्शन बी ए अभ्यास का नियम, सी तत्परता का नियम, ए प्रभाव का नियम। ऑप्शन बी। ई एल थॉर्डडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए जिनके प्रयोग से अध्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम एवं 5 गौण नियम प्रतिपादित किए। सीखने के मुख्य नियम प्राथमिक नियम इस प्रकार है। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा परिणाम का नियम। प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय अधिगम पर आधारित है जिसमें बच्चा शिक्षकों को सुनता है तथा उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करता है? ऑप्शन ए सहकारी अधिगम, ऑप्शन बी पारंपरिक अधिगम, ऑप्शन सी गैर पारंपरिक अधिगम, ऑप्शन डी क्रीड़ा पद्धति अधिगम। उत्तर ऑप्शन बी पारंपरिक अधिगम। पारंपरिक शिक्षा निष्क्रिय सीखने पर आधारित है जहां बच्चा शिक्षकों को सुनता है और उनसे निर्देशों का पालन करता है। पारंपरिक शिक्षार्थी एक पारंपरिक सीखने के दृष्टिकोण को पसंद करते हैं। इसमें अवसर पूरी कक्षा के व्याख्यान, शिक्षक के नेतृत्व वाले निर्देश, पूर्व नियोजित इकाइयाँ, बहुत सारी संरचना और मूल्यांकन के उद्देश्य मोड जैसे ग्रेड शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 9 ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां भावपरक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए प्राप्त करना, ऑप्शन बी प्रत्युत्तर उत्तर देना, ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन डी संगठन, ऑप्शन ए अनुप्रयोग। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर ऑप्शन सी ए प्राप्त करना, बी प्रत्युत्तर उत्तर देना, डी संगठन।
शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसे ब्लूम के वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांतों में से एक है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में सीखने के 3 डोमेन संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर शामिल है, और इसमें से प्रत्येक डोमेन को एक पद अनुक्रम प्रदान किया गया है जो सीखने के विभिन्न स्तरों से मेल खाता है। भावनात्मक डोमेन शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण, मूल रुचियों और प्रशंसा पर केंद्रित है। इसका पद अनुक्रम निम्नलिखित है, जिसमें पहला प्राप्त करना, दूसरा प्रत्युत्तर जवाब देना, तीसरा बातों को महत्व देना, चौथा संगठन और पांचवा निरूपण। प्रश्न संख्या 10वां, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सहज वृत्ति और संलग्न प्रभाव। पलायन, भय, स्व अभिकथन, सकारात्मक स्वभाव, कुतूहल, विस्मय, अधिग्रहण, स्वामित्व की भावना। ऑप्शन सी। व्याख्या को देखते हैं। सहज वृत्ति, संलग्न प्रभाव, पलायन, भय, स्व अभिकथन, सकारात्मक स्वभाव, कुतूहल, विस्मय, अधिग्रहण, स्वामित्व की भावना। प्रश्न संख्या 11, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला, समायोजन तब होता है जब हम अपनी दुनिया में घटनाओं का अर्थ निकालने के लिए अपने विद्यमान रूपरेखाओं का प्रयोग करते हैं। कथन 2, आत्मसत्करण तब होता है जब हमें नवीन स्थिति के प्रत्युत्तर में विद्यमान रूपरेखाओं को अनिवार्य बदलना होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी, कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी, कथन 1 गलत किंतु कथन 2 सही है। उत्तर ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। समायोजना तब होता है जब बड़े या विस्तृत रूप से आवासीय खंडों को आम जनमानस के लिए उपलब्ध कराया जाता है या स्थानीय अधिवास से संबंधित होता है। आत्मसत्करण तब होता है जब हमें नवीन स्थिति के प्रत्युत्तर में विद्यमान रूपरेखाओं को अनिवार्य पूर्ण रूप से अपने अंतर्गत समाहित कर लिया जाता है, अतः दोनों कथन गलत है। प्रश्न संख्या 12, एक क्रम में संरचनावादी अधिगम उपागम के 5 चरणों को व्यवस्थित कीजिए। 5 चरणों को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे क्रमवार पूछा गया है। उत्तर ऑप्शन डी। पहला, काम में लगना या संलग्न करना, इंगेज पहला। दूसरा, अन्वेषण करना, एक्सप्लोर। तीसरा, अस्पष्ट करना, एक्सप्लेन। चौथा, सविस्तार प्रतिपादित करना, इलेबोरेट। और पांचवा,
आकलन करना, इवेल्युएटिंग, ऑप्शन डी। संरचनावादी शिक्षण रचनावाद के सिद्धांत पर आधारित है, जो मानता है कि अधिगम हमेशा उस ज्ञान पर बनाया जाता है जो एक छात्र पहले से जानता है। रचनावादियों का सुझाव है कि जब छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न होता है तो सीखना अधिक प्रभावी होता है। एक क्रम में संरचनावादी अधिगम उपागम के 5 चरण निम्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। पहला, काम में लगाना या संलग्न करना। दूसरा, अन्वेषण करना। तीसरा, स्पष्ट करना, व्याख्या। चौथा, विस्तरण, सविस्तार प्रतिपादित करना। और पांचवा, आकलन करना, मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 13, बेंडूरा द्वारा प्रस्तावित प्रश्नात्मक अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं? ऑप्शन ए ध्यान देना, ऑप्शन बी अनुकूलन, ऑप्शन सी प्रतिधारणा स्मृति, ऑप्शन डी व्यवहारगत पूर्वाभ्यास, ऑप्शन ई अभिप्रेरणा। उत्तर ऑप्शन डी। ध्यान देना, प्रतिधारणा स्मृति, व्यवहारगत पूर्वाभ्यास और अभिप्रेक्षण, ऑप्शन डी। अल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रस्ताव दिया, जो इस तथ्य को बताता है कि अधिगम व्यवहारों को देखने और दूसरों द्वारा किए गए कार्यों की नकल करने में होता है। बेंडूरा द्वारा प्रस्तावित प्रश्नात्मक अधिगम के लिए निम्न प्रक्रियाएं हैं: ध्यान या अवधान, प्रतिधारणा या अवधारणा, व्यवहारगत पूर्वाभ्यास या पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा या प्रेरणा। प्रश्न संख्या 14, सहयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? उच्च, औसत और निम्न प्राप्तिकर्ताओं वाले समूह विजातीय होते हैं। ऑप्शन बी विद्यार्थी अधिकांशतः निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन सी विद्यार्थी अकादमिक सामग्रियों के नैपुण्य के लिए समूहों में कार्य करते हैं। ऑप्शन डी प्रतिफल प्रणाली वैयक्तिक रूप से अभिविन्यस्त होते हैं। ऑप्शन ई विद्यार्थियों को केवल शिक्षकों से संप्रेषित सूचना ही प्राप्त होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए बी में क्या क्या है उसे देखते हैं। ऑप्शन ए और सी, उच्च, औसत और निम्न प्राप्तिकर्ताओं वाले समूह विजातीय होते हैं। विद्यार्थी अकादमिक सामग्रियों के नैपुण्य के लिए समूहों में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सहयोगात्मक अधिगम शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें छात्रों का एक समूह, 2 या 2 से अधिक, एक साथ सीखते हैं और सामान्य कार्य में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में छात्र प्राय अपनी सूचनाओं एवं अनुभवों का आभास में आदान प्रदान करते हैं तथा परस्पर सहयोग द्वारा वातावरण में विषय संबंधी ज्ञान एवं कौशल को प्रतिस्पर्धा रहित अधिगम वातावरण में अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, उच्च, औसत और निम्न प्राप्तिकर्ताओं वाले समूह विजातीय
होते हैं। विद्यार्थी अधिकांशतः सक्रिय रहते हैं। विद्यार्थी अकादमिक सामग्रियों के नैपुण्य के लिए समूहों में कार्य करते हैं। चौथा, प्रतिफल प्रणाली सामूहिक रूप से अभिविन्यस्त होती है। पांचवा, विद्यार्थियों को शिक्षक के साथ साथ अपने साथियों के अनुभवों और ज्ञान की सूचना प्राप्त होती है। छठा, छात्रों में सहयोग, समयोजना आदि गुणों का विकास होता है। प्रश्न संख्या 15, किसी भी स्मृति की गुणवत्ता को किसके आधार पर जांचा जा सकता है? ऑप्शन ए प्रतिधारणा, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक योग्यता, ऑप्शन सी संप्रेषण कौशल, ऑप्शन डी गणितीय संख्यात्मकता। उत्तर ऑप्शन ए प्रतिधारणा क्षमता। किसी की स्मृति की गुणवत्ता को उसके प्रतिधारणा क्षमता के आधार पर जांचा जा सकता है। धारणा क्षमता से तात्पर्य सीखी गई जानकारी को मस्तिष्क के चेतना जगत में स्थापित करना है, जो जितनी तीव्रता से सीखी गई जानकारी को धारण कर लेता है वह अत्यधिक गुणवत्तापूर्ण स्मृति का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 16, नीचे दो कथन दिए गए। कथन 1, उत्तम शिक्षण प्राकृतिक औपचारिक होता है। कथन 2, शिक्षण और प्रशिक्षण के मध्य कोई भेद नहीं होती। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें। ऑप्शन ए कथन 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन बी कथन 1 और 2 दोनों गलत, ऑप्शन सी कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 गलत, ऑप्शन डी कथन 1 असत्य किंतु कथन 2 सही है। उत्तर ऑप्शन बी कथन 1 और 2 दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 17, एक बालक सर्वप्रथम विविध वस्तुओं जैसे पुरुषों, महिलाओं, पशुओं, पंछियों के मध्य भेद कर पाना सिखाता है और बाद में वह एकल अवधारणा निर्मित करने हेतु इन विभेदित अवधारणाओं को एक कर देता है। ऑप्शन ए पुनर्व्यवस्थापना, ऑप्शन बी विभेदीकरण, ऑप्शन सी सामान्यीकरण, ऑप्शन डी अनुस्मरण। उत्तर ऑप्शन सी सामान्यीकरण। सामान्यीकरण अवधारणा के तहत एक बालक सर्वप्रथम विविध वस्तुओं जैसे पुरुषों, महिलाओं, पशुओं, पंछियों के मध्य भेद कर पाना सिखाता है और बाद में वह एकल अवधारणा निर्मित करने हेतु इन विभेदित अवधारणाओं को एक कर देता है। चार्ल्स जूड द्वारा प्रस्तुत सामान्यीकरण के सिद्धांत के अनुसार हस्तांतरण समान स्थिति से संबंधित पृथक तथ्यों के बजाय सामान्यीकरण के रूप में होता है। एक वर्ष शिक्षार्थी द्वारा स्थापित किए गए और समझ लिए गए सिद्धांत या नियम उन्हें इनके अनुप्रयोग में एक अन्य स्थितियों में सीखने में मदद करते हैं। प्रश्न संख्या 18, अंतर्निहित स्मृति के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए आर्थीय स्मृति, ऑप्शन बी कार्य विधिक स्मृति, ऑप्शन सी प्राइमिंग, ऑप्शन डी संयोगिक स्मृति, ऑप्शन डी शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर ऑप्शन सी बी, सी और ई। चलिए देखते हैं क्या क्या है। बी, सी और ए कार्य विधिक स्मृति, प्राइमिंग, शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव।
अंतर्निहित स्मृति के प्रकार निम्न है। कार्य विधिक स्मृति, प्राइमिंग, शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव। प्रश्न संख्या 19, उस सिद्धांत का क्या नाम है जिसका कथन है कि विद्यार्थी को ना तो अति सरल कार्य से उबरना चाहिए, ना ही समझ में ना आने वाला अध्यापन से उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन ए सूत्र युग्मक परिवर्तन क्षमता, ऑप्शन बी क्रमबद्धता, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती सोच, ऑप्शन डी मेल की समस्या। उत्तर ऑप्शन डी मेल की समस्या। मेल की समस्या के सिद्धांत का कथन है कि विद्यार्थियों को ना तो अति सरल कार्य से उबरना चाहिए और ना ही समझ में ना आने वाले अध्यापन से उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। प्रश्न संख्या 20, नीचे दो कथन दिए गए। कथन 1, शिक्षा और प्रशिक्षण संगठनों के पास प्राथमिक उत्पाद के रूप में एक पाठ्यक्रम होता है। कथन 2, आजीवन अधिगम की अवधारणाएं ऐसे प्रावधानों का विस्तार कर सकती है, खासकर नई सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कथन 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन बी कथन 1 और 2 दोनों गलत, ऑप्शन सी कथन 1 सही लेकिन दूसरा गलत, ऑप्शन डी कथन 1 गलत लेकिन दूसरा सही। उत्तर ऑप्शन ए कथन 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही है। मित्रों, शिक्षा और प्रशिक्षण संगठनों के पास प्राथमिक उत्पाद के रूप में एक पाठ्यक्रम होता है। आजीवन अधिगम की अवधारणाएं ऐसे प्रावधानों का विस्तार कर सकती है, खासकर नई सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से, अतः दोनों कथन सही है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हरि